सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम फ्रेज के बारे में जानेंगे। देखिए, फ्रेजेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में, यानी जब आप किसी हायर लेवल के इंग्लिश बोलना चाहते हैं उस समय आप फ्रेजेस का यूज करते हैं। साथ ही साथ लिखने में भी फ्रेजेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा जब आप हायर लेवल के ग्रामर में पहुंचते हैं और आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उस समय ट्रांसफॉर्मेशन में कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जब आप चेंज करके सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो उस समय जो है फ्रेजेस बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि अगर आपको फ्रेजेस का नॉलेज होगा उसी समय आप ट्रांसफॉर्म भी कर पाएंगे क्लॉज को फ्रेज में चेंज करके, क्योंकि जितनी वर्ब होती है उतनी क्लॉजेस होती है और उन्हीं वर्ब को हटाएंगे तो क्लॉजेस को हटाएंगे और उसको रिड्यूस करेंगे आप फ्रेज में। तो इसलिए फ्रेजेस का यूज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस को हायर लेवल तक ले जाने के लिए, किसी भी मतलब इंग्लिश में। तो अच्छा, तो आज पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले छोटा यूनिट जो होता है, आपको पता है कि लेटर होता है, एक लेटर से हम इंग्लिश सीखते हैं। सबसे पहले ए बी सी या जो भी है। सेकेंड होता है वर्ड। अब वर्ड जब लेटर का कई लेटर के आपस में जब हम उसको जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है, जैसे टेबल है, कार है, डोर है। सेम वे फ्रेज। फ्रेज जो होता है कुछ शब्दों का समूह होता है जिसमें वर्ब नहीं होता, और वर्ब नहीं होता तो उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा इन द गार्डन। इन द गार्डन जो है एक फ्रेज है और इसमें हम कोई वर्ब हमें नजर नहीं आता। इन द गार्डन में मतलब हो गया बगीचे में। अब ये इन द गार्डन किसी सेंटेंस में कैसे हेल्प करेगा? अगर मैं सिर्फ इन द गार्डन बोलूं तो इसकी उपयोगिता है नहीं, इसकी यूजफुलनेस हमें नहीं मिलेगी जब तक ना इसे हम किसी सेंटेंस के साथ जोड़ें। ठीक है, अब सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे तो अगर मैंने बोला आई वेंट इन द गार्डन, ठीक है, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, तो अगर हम किसी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ उसको जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस में यूजफुल लगेगा, इन द गार्डन। या फिर मैंने देखिए बोला कि द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन, या गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट इन द गार्डन। अब ये देखो यूजफुल हो गया, अब ये मीनिंग देने लगा। नहीं तो फ्रेज की अपनी कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं होता जब तक उसको सेंटेंस के साथ हम न जोड़े। इसी तरह अगर मैंने बोला कि टू विन द प्राइज, टू विन अ प्राइज, ओके। अब टू विन अ प्राइज मैंने अगर बोला, टू विन बेटा ये होता है आपका इन्फिनेटिव। आपको पता है इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, ठीक है। तो मैंने बोला टू विन अ प्राइज। अब इसको सेंटेंस में अगर हम जोड़ेंगे, टॉम वॉन्ट्स टू विन अ प्राइज, या रवि वर्कड हार्ड टू विन अ प्राइज, तब ये मीनिंग देने लगता है। इसी तरह मैंने बोला ऑन द टेबल। ऑन द टेबल एक फ्रेज है, इसका अपनी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं जब तक कि ना हम उसको एक सेंटेंस के साथ जोड़े। अगर हमने सेंटेंस के साथ जोड़ा, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, या आई एम पुटिंग द एप्पल्स ऑन द टेबल, अब ये मीनिंग देने लगा। तो इसी को कहते हैं फ्रेज। तो फ्रेज की उपयोगिता तभी होती है जब उसको सेंटेंस के साथ जोड़े। इसी तरह मैंने बोला ऑन द रोड। अब ये ऑन द रोड जो एक फ्रेज है इसकी उपयोगिता तभी होगी जब उसको हम सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे। आई सॉ रवि ऑन द रोड, या द बेगर इज स्लीपिंग ऑन द रोड, तो ये फ्रेज हो गया, ठीक है। अब देखिए क्लॉज क्या होता है। क्लॉज होता है कुछ शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहते हैं, यानी फ्रेज में सिर्फ आपका शब्दों का समूह होता है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। क्लॉज यानी इसी फ्रेज में अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ दें तो ये क्लॉज कहलाता है। देखो इन द गार्डन लिखा हुआ है, ये एक फ्रेज है, इसमें मैंने लिखा आई वेंट, यानी सब्जेक्ट आई हो गया जो प्रोनाउन है, और वेंट मैंने लिखा जो वर्ब है, तो आई वेंट इन द गार्डन, तो ये एक क्लॉज हो गया, ठीक है। देखो आई वेंट इन द गार्डन मैंने लिखा है। अब सेंटेंस क्या हो गया पूरा आपका, टॉम एट एन आइसक्रीम। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है एक वर्ब के साथ। इसी तरह सेंटेंस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड में अगर मैंने बोला टॉम इज कुकिंग
एंड रवि इज क्लीनिंग द डिशेस, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया तो मैंने बोला आई वेंट टू द मार्केट आफ्टर ही केम, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस का प्रकार जब हम आपको बताएंगे तो फिर हम आपको ये सेंटेंस बताएंगे। तो अभी तो आपको जानना है कि फ्रेजेस क्या होती है। अच्छा, सेंटेंस जानने के बाद नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ यानी बहुत सारे सेंटेंसेस, फ्रेजेस, सब कुछ मिलाकर जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ। तो पहला क्या हो गया, लेटर हो गया, फिर वर्ड, लेटर से वर्ड बना, वर्ड से फ्रेजेस बन गई, फ्रेजेस से क्लॉजेस बना सकते हैं, फिर सेंटेंस बन सकता है और उसके बाद आपका पैराग्राफ आ सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फ्रेज की। ठीक है, तो फ्रेजेस के बारे में मैंने आपको बताया है, आज हम नाउन फ्रेज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है। उसके पहले जाने थोड़ा और फ्रेज के बारे में, फ्रेज को थोड़ा सा और अच्छे से जाने। अब देखिए, मैं सबसे पहले नाउन फ्रेज की बात करती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि नाउन फ्रेज एक्चुअली होता क्या है। इसके पहले एक चीज जानिए कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे कार, अब ये कार क्या हो गया, कार एक नाउन है, आपको पता है। अब कुछ शब्दों का समूह जो कि काम नाउन का करे तो वो भी आपका नाउन फ्रेज होता है। तो हम देखें, इस कार के पहले मैंने लिखा अ रेड शाइनिंग, कार को अभी मिटाते हैं, उसकी जगह हम लिखेंगे अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड न्यू इनोवा कार। अब देखिए, कार के पहले कितने सारे एडजेक्टिव आ गए, अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड न्यू इनोवा कार। ठीक है, अब ये हो गया कार के पहले, यानी इस नाउन को कुछ और शब्दों के साथ मिलाकर मैंने एक फ्रेज बना दिया, अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड न्यू इनोवा कार, ये एक फ्रेज बन गया। ठीक है, यानी एक आपका नाउन कार है और उसके पहले हमने कई और एडजेक्टिव जोड़ दिए तो हो गया रेड शाइनिंग पॉलिश्ड न्यू इनोवा कार। इसमें से कहीं भी आपको वर्ब दिख रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शाइनिंग वर्ड तो मैम ये तो वर्ब है, बट एक्चुअली ये वर्ब नहीं है। शाइनिंग एक पार्टिसिपल है, आपको पता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है किसी भी नाउन के पहले आके। अगर मैं बोलूं स्माइलिंग बेबी, तो स्माइलिंग जो है बेबी के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे स्माइलिंग क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेम वे यहाँ पे शाइनिंग जो है ये कोई वर्ब नहीं है, और बच्चे समझते हैं कि ये वर्ब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है कि शी इज शाइनिंग, द कार इज शाइनिंग, तो वो वहां पे अलग बात है बेटा, क्योंकि इसमें आर इज एम आर लगा है, तो यहाँ इसके पहले कोई हेल्पर नहीं लगा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड न्यू इनोवा कार, तो अब ये कार के इतने सारे एडजेक्टिव को मिलाकर एक नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं एक सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ दूंगी तो ये फिर सेंटेंस में काम देने लगेगा। आई बॉट अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड न्यू इनोवा कार, तो मैंने एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जोड़ दिया। आई बॉट अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड न्यू इनोवा कार, अब ये मीनिंग देने लगा, आई बॉट अ रेड शाइनिंग न्यू इनोवा कार। ठीक है, तो इसी तरह मैंने अगर बोला कि देखिए किसी ड्रेस की बात हो रही है, ठीक है, कोई ड्रेस है फ्रॉक, अब ये फ्रॉक तो अकेले एक नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन इसी फ्रॉक के पहले मैंने लिख दिया कि अ ब्लू लेसी, लेसी मतलब झालरदार, अ ब्लू लेसी ब्यूटिफुल फ्रॉक, ब्यूटिफुल। ठीक है, अब यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको मिटा के लिख रही हूँ, अब ब्लू लेसी ब्यूटिफुल फ्रॉक। अब ये क्या बन गया, ये एक नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है, क्योंकि ये नाउन के साथ कुछ और शब्द जोड़ गए, ब्लू लेसी ब्यूटीफुल फ्रॉक, ये एक नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है, अब ये नाउन फ्रेज मीनिंग तब देने लगेगा जब हम इसको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से जोड़ेंगे। ब्लू लेसी ब्यूटीफुल फ्रॉक इज वेरी
एक्सपेंसिव टू बाय। देखिए अब ये मीनिंग देने लगा, अब ब्यू लेसी ब्यूटीफुल फ्रॉक इज वेरी एक्सपेंसिव टू बाय। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। जो नाउन का काम करे वो नाउन फ्रेज होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नाउन का एक्चुअली काम क्या होता है। नाउन का काम होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। आपको पता है कि यही नाउन का काम होता है। सेकंड क्या होता है कि उस नाउन को हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कोई सिंपल सा नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सेम वे कुछ शब्दों का समूह भी तो किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर हम किसी शब्दों के समूह को नाउन की तरह बिहेव कराए तो उसको भी हम प्रोनाउन से एक्सचेंज कर सकते हैं ना। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले कैसे इसको मिटाते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि नाउन फ्रेज बनने के लिए इस नाउन फ्रेज को यानी कुछ शब्दों के समूह को किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनना पड़ेगा या किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। मोस्टली ये दोनों काम होते हैं नाउन के। तो फिर जब नाउन का काम होता है किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, तो नाउन फ्रेज का भी वही काम होगा। अब सबसे पहले देखिए एक सिंपल सा हम सेंटेंस लिखते हैं जिसमें नाउन का हम यूज देखते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा, देखो, टॉम वॉन्ट्स अ कार। अब इसमें देखिए एक सिंपल सेंटेंस, इसमें अभी फ्रेज है नहीं। टॉम सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट्स वर्ब हो गया। टॉम वॉन्ट्स, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है व्हाट। टॉम वॉन्ट्स व्हाट? अ कार। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टॉम वॉन्ट्स अ कार। तो यहाँ पे अ कार जो है ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो नाउन और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो सेम वे एक फ्रेज को भी हमें ऑब्जेक्ट के रूप में ला सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि टॉम वॉन्ट्स, अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में टू बाय अ रेड शाइनिंग, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं उसको, रेड शाइनिंग पॉलिश्ड, कुछ भी जितनी भी एडजेक्टिव आप लगाना चाहे लगा सकता है। इनोवा कार। ठीक है, इसके पहले भी हम लिख सकते हैं टॉम वॉन्ट्स एन इनोवा कार। यहाँ पे भी हम इनोवा कार लिख सकते हैं। इनोवा यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और ये सिंपल नाउन है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सेम वे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे टू बाय अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड इनोवा कार, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है बिना वर्ब के यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एक फ्रेज का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, जो कि है तो नाउन ही। क्योंकि यहाँ पे टॉम वॉन्ट्स एन इनोवा कार, अब यहाँ पे इनोवा मैं लिखना भूल गई थी। टॉम वॉन्ट्स एन इनोवा कार, टॉम वॉन्ट्स व्हाट? एन इनोवा कार। यहाँ पे भी मैंने पूछा टॉम वॉन्ट्स व्हाट? टू बाय अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड इनोवा कार। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया जो काम किसका कर रहा है? जो काम कर रहा है आपका नाउन का, क्योंकि ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और बिना वर्ब के, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे ये नाउन फ्रेज हो गया। जैसे नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं उसी तरह हम लिख सकते हैं टॉम वॉन्ट्स समथिंग, या टॉम वॉन्ट्स दिस, टॉम वॉन्ट्स दैट। सेम वे हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं टॉम वॉन्ट्स समथिंग टू बाय अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड इनोवा कार की जगह हम लिख सकते हैं टॉम वॉन्ट्स समथिंग। तो टॉम कुछ खरीदना चाहता है, क्या? टू बाय अ रेड शाइनिंग पॉलिश्ड इनोवा कार। ठीक है, सेम में देखिए अगर मैं यहाँ पे टॉम की जगह अब लाऊं, शुरू में भी आ सकता है, यानी हमारा जो फ्रेज है वो किसी वर्ब के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अब पहले अगर हम यहाँ पे लिखे, देखिए
पहले अगर हम टॉम की जगह रिप्लेस करना चाहे किसी नाउन फ्रेज को, यहाँ तो टॉम है, टॉम की जगह मैंने अगर लिख दिया, अब यहाँ पे देखिए टॉम को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने कार की जगह एक फ्रेज लगा दिया कि टू बाय अ रेड शाइनिंग पॉलिश इनोवा कार। तो इसकी जगह अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहे, इसे अगर हम बनाना चाहे, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट बनाना चाहे, फ्रेज में चेंज करना चाहे, तो जैसे मैंने लिखा कि टॉम वॉन्ट्स, ठीक है, अ कार। अब टॉम वॉन्ट्स अ कार की जगह हमने लिखा अ मैन वॉन्ट्स अ कार। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अ मैन जो है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हम इसको फ्रेज बनाएंगे, क्योंकि एक वर्ड भी अगर आ जाता है तो फ्रेज कहलाता है। आ गया तो फ्रेज हो गया, लेकिन इसको लेंथी बनाने के हमने लिखा अ मैन विथ a long bed, a man with a long bed living, देखिए और भी लंबा हम कर रहे हैं, living in the third floor of this building, wants a car, wants a car। अब यहां पे देखिए मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को फ्रेज में बदला। टॉम था पहले, फिर मैंने एक मैन बनाया। अब इसको मैंने कैसे बदला देखिए, अ मैन विद अ लॉन्ग बेड लिविंग इन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक भी आपको वर्ब नहीं दिख रहा है। अ मैन विद अ लॉन्ग बेड लिविंग इन द थर्ड फ्लोर। बेटा ये लिविंग जो है, बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि लिविंग तो मैम वर्ब है, ये लिविंग वर्ब नहीं है। लिविंग इन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग ये एक फ्रेज है, और ये यहाँ पे पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो अ मैन विद अ लॉन्ग बेड लिविंग इन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग वांट्स अ कार। अब हमारा यहाँ पे वांट्स एक वर्ब आ गया, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया मैन विद अ लॉन्ग बेड। हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, अ मैन विद अ लॉन्ग बेड वांट्स टू बाय अ कार। मैंने थोड़ा और लंबा कर दिया, अ मैन विद अ लॉन्ग बेड लिविंग इन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग वांट्स टू बाय अ कार। तो यहाँ क्या देखा मैंने कि इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है आपका फ्रेज, और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपका फ्रेज, नाउन फ्रेज आ सकता है। अब इसको भी हमको चेंज करना है, जैसे हमने इसको समथिंग से चेंज कर दिया। टॉम वॉन्ट्स टू बाय अ रेड शाइनिंग पॉलिश इनोवा कार। टॉम वॉन्ट्स समथिंग, जब नाउन का काम कर रहा है तो उसको प्रोनाउन से तो एक्सचेंज होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला अ मैन विद अ लॉन्ग बेड लिविंग इन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग को हम समवन से एक्सचेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि समवन वॉन्ट्स टू बाय अ कार, समवन वॉन्ट्स अ कार, समवन वॉन्ट्स टू बाय अ कार, या समवन वॉन्ट्स अ कार। तो ये समवन और समथिंग से अगर आपका नाउन फ्रेज एक्सचेंज हो रहा है तो समझ लीजिए नाउन का जो है नाउन फ्रेज है। साथ ही साथ ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, चलिए अच्छा आप देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि कैसे। देखिए मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें नाउन फ्रेज का यूज हुआ है, और आपको एक चीज नोटिस करना है कि ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, ये जो जहां पे नाउन फ्रेज है, या तो वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट है या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन गिव्स मी नो प्लेजर। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन गिव्स मी नो प्लेजर। अब यहाँ पे देखिए, ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन, ये हमारा नाउन फ्रेज है जिसमें एक भी वर्ब आपको नजर नहीं आ रहा है। अब बेटा देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए अच्छे से, फ्रेज जानने से पहले आपको जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का वीडियो अच्छे से देखना है।
अगर आप जेरेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव अच्छे से जानते हैं तो भी आप तभी आप जो है फ्रेज को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि मैम ट्रैवलिंग क्या है, ये तो एक वर्ब है, जबकि ये यहाँ पे वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के कभी कभी जेरेंट बनता है और कभी कभी जो है पार्टिसिपल बनता है। तो ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन, यहाँ पे जो है ट्रैवल करना, कहाँ पर, इन अ हॉट डस्टी ट्रेन गिव्स मी नो प्लेजर। इसमें जो है आपको यहाँ पे ये वर्ब है नहीं, ये नॉन फाइनाइट नॉन वर्बल है, जो कि कभी पार्टिसिपल का काम करता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है। तो ट्रैवल करना कहाँ पर, इन अ हॉट डस्टी ट्रेन गिव्स मी नो प्लेजर, ये आपका जेरेंट है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग इन, वैसे भी आपको पता है कि जेरेंट किसी सेंटेंस पर सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन जो है ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब है नहीं। और ये गिव्स मी नो प्लेजर, यहाँ पे ये वर्ब है, यानी इस वर्ब का ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और ये वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन तक हमारा सब्जेक्ट है और जिसमें एक भी वर्ब नहीं है, तो ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन ही हमेशा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो देखो, अगर हम इन अ हॉट डस्टी ट्रेन न लिख के सिर्फ ट्रैवलिंग लिखते, ट्रैवलिंग गिव्स मी नो प्लेजर, तो इसका मतलब होता है कि सफर करना मुझे आनंददायक नहीं लगता। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक जेरेंट बन जाता। तो चूंकि जेरेंट के बाद इन अ हॉट डस्टी ट्रेन, तो ये एक जेरेंट फ्रेज बन गया। और आपको पता है कि जेरेंट नाउन होता है, तो नाउन का काम करता, तो यहाँ पे ये नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन गिव्स मी नो प्लेजर, अब चूंकि ये है तो ये नाउन का काम कर रहा है, चाहे एक वर्ड हो और चाहे पूरे वर्ड हो, यहाँ तक मतलब पूरे शब्दों का समूह है, उस पे हम एक प्रोनाउन बैठा सकता है। समथिंग गिव्स मी नो प्लेजर, दिस गिव्स मी नो प्लेजर, दैट गिव्स मी नो प्लेजर। तो जहां पे भी हम दिस, दैट, समथिंग, समवन लगा दे, वो हमारा जो है प्रोनाउन होता है, जो कि नाउन की जगह हम बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समथिंग गिव्स मी नो प्लेजर, व्हाट, समथिंग गिव्स मी नो प्लेजर, व्हाट। अब यहाँ पे वर्ब से आपको, यहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा व्हाट गिव्स यू नो प्लेजर, What gives you no pleasure? Traveling in a hot dusty train gives me no pleasure. आपको याद रखना है कि जो आपका मेन जहां से वर्ब शुरू होता है वहां पे आपने अगर what पूछा तो आपका आंसर आ जाता है ये नाउन फ्रेज के रूप में। Gives me no pleasure. What? Traveling in a hot dusty train gives me no pleasure. सेम वे यहाँ पे देखो, he denies stealing the money. अब यहाँ पे स्टीलिंग द मनी, ये जो भाग है ये आपका नाउन फ्रेज है, जो कि इस सब्जेक्ट का इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है। ही डिनाइज व्हाट, आपको वर्ब से व्हाट सवाल करना है। ही डिनाइज व्हाट, स्टीलिंग द मनी। तो यहाँ पे ये एक नाउन फ्रेज है बिना वर्ब के, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, इसीलिए इसको बार बार हम फ्रेज कह रहे हैं। ये क्लॉज भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो क्लॉज तभी होगा जब हम सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई वर्ब है नहीं, तो ये फ्रेज है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही डिनाइज स्टीलिंग द मनी, तो यहाँ पे ही डिनाइज व्हाट, ही डिनाइड दिस, ही डिनाइज दैट, ही डिनाइज समथिंग, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, फिर ये सब्जेक्ट बना है, टू राइट सच रबिश, टू राइट सच रबिश इज डिसग्रेसफुल। अब यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट बना है इज, यहाँ पे देखिए टू राइट सच रबिश, टू राइट सच रबिश हमारा नाउन फ्रेज है जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। लिखना इस तरह का चीजें, टू राइट सच रबिश, इस तरह की बेकार की चीजें लिखना इज डिसग्रेसफुल, अपमानजनक है। तो इस डिसग्रेसफुल का ये सब्जेक्ट बना है, कुछ शब्दों का समूह जो कि नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट बना है। ठीक है, समथिंग इज डिसग्रेसफुल, दिस इज डिसग्रेसफुल, दैट इज डिसग्रेसफुल। ठीक है,
तो ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। फिर देखिए, हैव यू एवर ट्राइड क्लाइंबिंग अ कोकोनट ट्री? हैव यू एवर ट्राइड क्लाइंबिंग अ कोकोनट ट्री? तो आपका फ्रेज शुरू होता है क्लाइंबिंग अ कोकोनट ट्री। हैव यू एवर ट्राइड, ट्राइड आपका वर्ब है। अब वर्ब से आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट। हैव यू एवर ट्राइड व्हाट? क्लाइंबिंग अ कोकोनट ट्री। तो यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है कुछ शब्दों का समूह, ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड व्हाट? क्लाइंबिंग अ कोकोनट ट्री। अब यहाँ पे भी देखिए, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, करना एक जेरेंड है ये, और अ कोकोनट ट्री इसका ऑब्जेक्ट है। तो आप जब तक ना आप जेरेंड, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव को अच्छे से जानेंगे, फ्रेज वाले वीडियो को मत देखिएगा, पहले आप अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद आप फ्रेज, क्योंकि उस पे फ्रेजेस में हम कई जेरेंड और पार्टिसिपल हम लगाते हैं और फ्रेज के रूप में। अब यहाँ और इन्फिनेटिव भी लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, he refuses to answer the question. He refuses, he subject, refuses verb. He refuses what? To answer the question. तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है, रिफ्यूज का ऑब्जेक्ट बना है ये नाउन फ्रेज। इस सब में आप देखेंगे जितने भी नाउन फ्रेज बने, किसी में भी कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए इसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता, और वर्ब नहीं होता तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको नाउन फ्रेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है नाउन फ्रेज को समझने के लिए, कि नाउन फ्रेज जो है किसी भी नाउन का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार, अब कार में मैंने पॉलिश्ड, न्यू और शाइनिंग इस तरह मैंने जोड़ दिया, और वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। और उसको हम किसी भी प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप वर्ब में क्या, व्हाट पूछेंगे, उसके उत्तर में जो आपका वर्ड, जो शब्दों का समूह आएगा, वही आपका नाउन फ्रेज है। देखिए, सब में ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन गिव्स मी नो प्लेजर। अब यहाँ पे गिव्स में आपने पूछा व्हाट गिव्स मी नो प्लेजर? ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन। He denies stealing the money. What he denies? What? He denies what? Stealing the money. To write such rubbish is disgraceful. What is disgraceful? To write such rubbish. Have you ever tried climbing a coconut tree? Have you ever tried what? Climbing a coconut tree. He refuses to answer the question. He refuses what? To answer the question. इसको जो है हम प्रोनाउन से रिप्लेस भी कर सकते हैं। वर्ब में व्हाट पूछेंगे तो उसके उत्तर में जो वर्ड या जो भी आपका शब्दों का समूह आएगा वो नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। और फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं होता। बस इतनी छोटी सी चीजें आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि कुछ शब्दों का समूह किसी वर्ब के पहले आ सकता है या किसी वर्ब के बाद में। वर्ब से क्या पूछेंगे तो उसके बाद में आ सकता है, इतना ध्यान रखिएगा आप, तब आप नाउन फ्रेज अच्छे से जान जाएंगे। तो याद रखिए, नाउन फ्रेज में हम व्हाट पूछते हैं और आगे हम आपको एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज भी बताएंगे। थैंक यू सो मच।